दोस्तों नमस्कार। इतिहास बस विषय से संबंधित यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के आग्रह पर सॉल्व कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले पार्ट में ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज 13 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे इसका लाला लाजपत राय। यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी AITUC को एटक भी कहा जाता था। एटक का प्रथम सम्मेलन जो है बम्बई में 31 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। इसके अध्यक्षों में जोसेफ वेबटिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, CF एंड्रूज एवं SA बरेलवी थे। महामंत्री दीवान चमनलाल को बनाया गया था। 1919 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई और भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता था। उसी दौरान 1920 ईस्वी में बम्बई में NM जोशी और वेबटिस्टा तथा लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मिला सकते हैं आप। अकबर का संबंध, ठीक है, मुगल शासक है और कुल जमा में जो खालिसा का अनुमानित हिस्सा जो होता था, ठीक है, कितना देना पड़ता था वो दिया गया है। तो अकबर के शासनकाल में 1/4 भाग दिया जाता था और जहांगीर के शासनकाल में 1/20, शाहजहां के शासनकाल में 1/7 और औरंगजेब के शासनकाल में 1/5। ये खालिसा का जो अनुमानित हिस्सा था ये था। अगला क्वेश्चन हमारा, सुल्तानों ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उसके बीच जो है अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। तो ये था, किसने कहा किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था 1296 से 1316 था और दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। इसका मूल नाम जो है अली गुरसब था। इंपोर्टेंट, नोट डाउन कर सकते हैं। उसने द्वितीय सिकंदर ए सामी, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता जैसी उपाधियां धारण की थी और धर्म को राजनीति से पृथक रखते हुए यामिनी उल खिलाफत यानी खलीफा का नाइब की उपाधि भी धारण की थी। उसने विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। वो अध्यादेश थे, पहला था धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, दूसरा था गुप्तचर विभाग का गठन, तीसरा था मद्य निषेध को लागू करना और फोर्थ है आपका अमीर मलिक दरबार के अधिकारियों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर जाने, सामूहिक दावत खानों में पार्टी न करने का आदेश। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण भी होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो इसे भी देख लेते हैं। पहला है मूल्य। मूल्य का संबंध जो है पशुचारण क्षेत्र से हो जाएगा। दूसरा है पाले और पाले का संबंध जो है आपका शुष्क भूभाग से हो जाएगा। तीसरा है कुरुचि, कुरुचि का संबंध पर्वतीय क्षेत्र से है। और डी है आपका मरुतम, मरुतम का संबंध आपका नदीय भूभाग से हो जाएगा। आप इसे मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। 17 क्वेश्चन, तो इसे भी देख लेते हैं। यक्षिणी या शासन देवता और तीर्थकारों से संबंधता, ठीक है, दिया गया है। तो पहला है यक्षिणी या शासन देवता जो है सिद्धाइका। तो सिद्धाइका का संबंध महावीर से हो जाएगा। और बी है आपका चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी का संबंध आपका आदिनाथ से हो जाएगा। सी है आपका अंबिका, अंबिका का संबंध आपका नेमिनाथ से हो जाएगा। और डी है आपका पद्यावती और पद्यावती का संबंध जो है पार्श्वनाथ से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा, मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? तो मराठी भक्ति काव्य में जो उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत जो कविताएं थी उनको जो है भारूड कहा जाता था।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। भारूड जो है रंगमंच पर कलात्मक कृतियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक मराठी नाट्य गीत है। यह दो स्वरूपों में विभाजित है। पहला है उपदेशक रूप या भौतिकवादी रूप और दूसरा है आध्यात्मिक रूप। इसमें दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक निर्देश भी मिलता है, जो संत एकनाथ 1528 से 99 ईस्वी को 125 विषयों पर 300 भारूड जो है लिखने का श्रेय प्राप्त दिया जाता है। और वरकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के लिए जो छंद यानी क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए, उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। बच्चों के जन्म लेने के उपरांत पारंपरिक देवों को याद कर गाए जाने वाले गीत को पालन या फिर पालना के रूप में जाना जाता है। वचन एक प्रकार का मराठी कविताओं का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा यानी विलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह जो है प्रतिस्थापित कर दिया था? तो वो शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिरोज तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज तुगलक, उसका टाइम पीरियड था 1351 से 1388 ईस्वी। इसने गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था, जिसका जन्म जो है इसकी हिंदू पत्नी बीबी जैला के गर्भ से हुआ था और इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरो था। इसने संसगनी यानी 6 जीतल नामक चांदी की, ठीक है, मुद्राएं प्रचलित करवाया था तथा आधा भाग 1/2 यानी बिख 1/4 नाम से चांदी एवं तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए, जिसने धीरे धीरे चांदी के सिक्कों को पूरी तरह जो है प्रतिस्थापित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने तांबे एवं चांदी की मुद्राएं जारी करवाई थी, जिस पर शासक का नाम, टकसाल का नाम और कलमा का अंकन मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा यानी तांबा या जीतल का प्रचलन करवाया गया। बलबन के सिक्कों पर खलीफाओं के नामों का अंकन भी मिलता है। अगला हमारा, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो महिला शिक्षिकाओं को इंगित करने वाला जो उपकरण है आपका, इसमें जो है व्याकरण जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आचार्य एवं उपाध्याया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार आचार्य एवं उपाध्याया महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ऋषियों एवं महाउपाध्यायों द्वारा गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए आचार्य एवं उपाध्याय के साथ साथ महिला आचार्य एवं उपाध्याया का भी चयन किया जाता था। ये शास्त्र जो है विधा ही नहीं बल्कि शस्त्र विधा के साथ अन्य सभी ज्ञात विधाओं में भी पारंगत होते थे। इनके द्वारा 32 विधाओं एवं 64 कलाओं को केंद्र में रखकर प्रमुख विषयों जैसे वेद हो गया, दर्शन हो गया, उपनिषद, व्याकरण, गणित, चिकित्सा, संगीत, कला, न्याय एवं युद्ध विद्या आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। अगला है हमारा, चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चोखा मेला के बारे में पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। चोखा मेला एक वारकरी संत थे, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति जो है व्यक्त की गई है, यानी बी भी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें राइट है। सी है, विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण जो है पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। तो सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चोखा मेला जो है 14 वर्ष की शताब्दी के महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म महार जाति में हुआ था। इन्होंने कई अभंगों की रचना की थी। ये संत नामदेव के शिष्य थे और चोखा मेला बचपन से ही विठोवा के भक्त थे। उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति भावना व्यक्त की गई थी। उनकी रचनाओं में जो है दलित समाज पर भी प्रकाश पड़ता है। ये अपनी पत्नी सोयराबाई एवं पुत्र जो है कर्मा मेला के साथ पंढरपुर के समीप मंगलबोध नामक स्थान पर रहते थे। इनकी मृत्यु पंढरपुर में हुई। मृत्यु के उपरांत इन्हें जो है विट्ठल मंदिर के सामने दफनाया गया और मंदिर के सामने ही इनकी समाधि बनाई गई, न कि मंदिर के अंदर। इसीलिए सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर यानी धातु अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो उनके शरीर यानी धातु अवशेष में जो वितरण में मुख्य भूमिका निभाई थी, वो निभाई थी द्रोण के द्वारा।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रतिपादक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे एवं माता जो थी माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इन्हें बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु के उपरांत जो है इनके अस्थि अवशेषों को लेकर विवाद हो गया, जिसके 8 दावेदार थे। अतः द्रोण नामक विद्वान ने इनके अवशेषों का बंटवारा किया। और अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था, जिसने कुणिक की उपाधि धारण किया था। और महाकश्यप बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व का अध्यक्ष था, जबकि उपाधि नामक जो विद्वान ने विनय पिटक नामक ग्रंथ का संकलन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसने लिखा? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हु रोट द डिक्टम ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, R.G. कलिंगवुड के द्वारा। आप इसे देख सकते हैं, पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, कथन जो है रॉबिन जॉर्ज कलिंगवुड का है। इनका जन्म 22 फरवरी 1889 एवं मृत्यु जो है 9 जनवरी 1943 को हुई थी। यह एक दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों में प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 एवं मरणोपरांत प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 है। और इतिहास की महत्ता को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था, हम ऐसे दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 टू 1900 ईस्वी के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। और G.R. एल्टन का कथन है कि जांच से स्वतंत्र मृत वास्तविकता है। इसकी प्रमुख पुस्तक जो है इतिहास का अभ्यास है। रांके की जो प्रसिद्ध कृति है द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है। इन्होंने कहा कि इतिहास व्यक्तिगत पुरुषों और राज्यों के अलग अलग विकास में विकसित होता है। और G.M. ट्रेविलियन ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में कहा कि पूर्वाग्रह के बिना कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ये सभी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अरेंज करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद के क्रम में रखने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें महाराजा अभियोग केस आ जाएगा, यानी सी पहले आ जाएगा। सी के बाद आपका विजय लक्ष्मी केस आ जाएगा। विजय लक्ष्मी केस के बाद आपका रुक्माबाई केस आ जाएगा। और अंत में आपका फूलमणि केस आ जाएगा। आप इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं। सबसे पहले महाराजा अभियोग केस 1862 ईस्वी में, उसके बाद आपका विजय लक्ष्मी केस, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। अगला है रुक्माबाई केस 1885 में, और फूलमणि केस जो है 1889 में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं, जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था, का निर्माण किस स्थान पर किया था? तो कौन सा स्थान है वो है आपका, किस स्थान पर किया था? वो था गोविंदवाला। ठीक है, और किया किसने था? गुरु अमरदास ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं गुरु अमरदास, उनका टाइम पीरियड है 1552 से 1574 ईस्वी। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड में। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, जो है सिखों तीसरे गुरु थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी एवं अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी जो है गोविंदवाला में स्थापित की। इन्होंने यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यहीं पर 84 सीढ़ियों वाले कुएं का भी निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि बावड़ी में स्नान करने से सारे रोग जो है दूर हो जाते हैं। इन्होंने सिखों में नई विवाह पद्धति यानी लवन का प्रारंभ किया था। और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है तलवंडी यानी पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में एवं मृत्यु करतारपुर में 1539 को हुई थी। गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु थे, और इनकी उपाधि या अन्य नाम जो है लहना था। गुरु अंगद को ही गुरु लहना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लंगर व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, और जो आज भी चली आ रही है। और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, और अकबर द्वारा इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक जो शहर है बसाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो मुगल वित्त प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे इसका पहला, दूसरा और फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा।
ठीक है। मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी, ये राइट हो जाएगा। हुंडियों का प्रयोग जो है बहुप्रचलित था, बिल्कुल राइट है। सी आपका बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसीलिए परिवहन के दौरान सामान की क्षति का जोखिम बहुत ज़्यादा बना रहता था। सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, कह रहा है। और डी आपका सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बागियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम वाला बना देती थी। यानी पहला ए, बी और डी इसमें राइट हो जाएगा, सी इसमें रॉन्ग है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसके देख सकते हैं, मुगल काल में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। शरीफ महाजन बनियों द्वारा ऋण देने एवं सूद प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होती है। इनका मुख्य कार्य जो है हुंडियों को जारी करना था, जो उस समय की बैंकिंग व्यवस्था में बहुत उपयोगी कार्य था। और सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बागियों की मांगों के संदर्भ में उसे जोखिम वाला बना देती थी। अतः विकल्प सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल काल में जो व्यापारिक गतिविधियों में जो बीमा प्रणाली जो है प्रचलित थी, वहाँ पे क्या कहा गया है, नहीं थी, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अंग्रेजी फैक्ट्रियों के कागज एवं सुजान राय द्वारा लिखित खुलासात उत त्वारिख में इसका विवरण मिलता है। यह कार्य भी सर्राफों द्वारा किया जाता था, जो माल की सुरक्षा एवं परिवहन के दौरान जोखिम का पूरा ख्याल रखते थे। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? वो कौन से राजवंश हैं जो असुर नरक से जोड़ते हैं? इसका राइट आंसर असम के वर्मन, यानी केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, असम के बर्मन राजवंश अपनी उत्पत्ति जो है असुर नरक से जोड़ते हैं। महाभारत में यहाँ के शासक नरकासुर का श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने का विवरण मिलता है। और कालिदास के रघुवंश में प्रागज्योतिषपुर यानी कामरूप के शासक के ऊपर रघु की विजय का उल्लेख किया है। और गुप्तों के बाद यहाँ बर्मन वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध शासक भास्कर वर्मन हर्ष का मित्र एवं सहायक था। और ओडिशा के भंज शासक अपनी उत्पत्ति मयूरी के अंडे से बताते हैं तथा स्वयं को अंडज वंश का प्रभाव कहते हैं। और बंगाल के जो पाल वंश का संस्थापक गोपाल नामक व्यक्ति था, और पाल वंश के प्रमुख शासकों में धर्मपाल, देवपाल और विग्रहपाल आदि ने शासन किया था। और 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में ओडिशा के कोगंद क्षेत्र यानी आधुनिक पुरी एवं गंजाम जिला में सैलोदव वंश की उत्पत्ति हुई। इस वंश के अधिकांश शासकों को उनके लेखों में परम माहेश्वर कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित गुज्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं। गुज्जर प्रतिहार जो शासकों में सबसे पहले जो आ जाएंगे आपके वत्सराज आ जाएंगे। वत्सराज के बाद नागभर द्वितीय आ जाएंगे। नागभर द्वितीय के बाद मिहिर भोज आ जाएंगे। और मिहिर भोज के बाद अंत में आपका महेंद्रपाल फर्स्ट आ जाएगा। आप इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं। गुज्जर प्रतिहार राजाओं का जो क्रम है, सभी राजाओं का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले वत्सराज 775 से 800, उसके बाद नागभर द्वितीय 800 से 833, उसका रामभद्र आते हैं। रामभद्र 833 से 836, यानी तीन साल इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट शासक हैं मिहिर भोज प्रथम, ठीक है। तो मिहिर भोज प्रथम का जो कार्यकाल है 836 से 885। उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम आते हैं, जिनका 885 से 910 है। उसके बाद महिपाल आते हैं, 912 से 944 है। उसके बाद महेंद्रपाल सेकेंड आते हैं, जो 945 से 48 तक करते हैं। और अंत में देवपाल 948 से 949, यानी मात्र 1 साल। अगला क्वेश्चन हमारा, औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट जो है राइट है, ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं। सी केवल पहला और फोर्थ, ठीक है, पहला और लास्ट इसमें राइट हो जाएगा, बाकी बी और सी इसमें रॉन्ग है। देख लेते हैं। दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया है। बिल्कुल भाई, औपनिवेशिक नगरों में, ठीक है, यहीं पे राज हुआ था, दिल्ली, आगरा और लाहौर में, तो बहुत सा वैभव खो दिया है। ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए थे, महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए 20 में रॉन्ग हो जाएगा। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया था। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया था। सी भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और डी है आपका सी ए बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ, इसलिए डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्न कथन सही हैं। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर जैसे आगरा है, लाहौर, दिल्ली, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना जो है पतनोन्मुख हो गए। साथ ही नए शहरों जैसे मद्रास, मुंबई, कलकत्ता का उदय हुआ, जो शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, वाणिज्य आदि के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। और सी ए बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ। बम्बई का जो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन था वो इंडो सरसेनिक शैली यानी नव गॉथिक शैली के आधार पर बनाया गया था, न कि मुगल शैली पर, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और F.W. स्टीवंस द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा स्थल में उपस्थित भीड़ पर अंग्रेज जनरल सर माइकल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के गोली चला दी थी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। इससे ज़्यादा लोग मारे गए थे, ये सरकारी आंकड़ा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर माइकल ओ डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया और सरकार ने उसे सेना से निकाल दिया तथा ब्रिटिश अखबारों में माइकल ओ डायर को साम्राज्य का शेर कहकर सम्मानित किया गया। ओ डायर जब स्वदेश लंदन गए तो उधम सिंह ने अपना नाम जो है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा और माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या कर दी। इस जुर्म में उधम सिंह को फांसी दे दी गई और वर्ष 1974 में उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया था। मंजीत सिंह का शीत क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के मित्र एवं सहयोगी भी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल बैलिस्टर स्तंभों के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किला महलों में मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूरोप के बाहर मुगल वास्तुकला में बैलेस्टर स्तंभ का जो प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में दिखाई पड़ता है। शाहजहां के समय में 3 किला महलों में बैलेस्टर स्तंभ प्राप्त होते हैं, जिसमें एक दिल्ली के लाल किले में, 2 आगरा के किले में पेश किया गया था। और मुगल आर्किटेक्चर नामक अपनी पुस्तक में एब्बा कोच का यह मानना है कि प्राकृतिक तरीके से सजावट करने की प्रेरणा यूरोप से मिली थी। और शाहजहां ने संगमरमर के भवनों में यूरोपीय मोटिफों का प्रयोग किया था। इन मोटिफों से बागों का आभास होता है। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल तथा आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करवाया था। अकबर ने आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किले बनवाए थे। फतेहपुर सीकरी के नगर और उसमें अनेक इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। जहांगीर के समय में नूरजहां ने एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था, जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। पित्रादुरा का मतलब है जो ऊपर आपको मकबरे के ऊपर जो डिजाइन किया जाता है उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? तो प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में जो सम्मिलित है वो है आपका स्वामी अमात्य जनपद। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। इस पुस्तक में उसने सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के 7 अनिवार्य अंगों की विवेचना की है। परवर्ती काल में मनुस्मृति तथा महाभारत के शांति पर्व में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जिसकी तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है और युवराज की तुलना यहाँ कहीं भी नहीं की गई है। तो इसमें 7 कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा स्वामी, जिसका संबंध राजा से है, ठीक है, यानी शिरोभाग। दूसरा अमात्य, मंत्री परिषद के सदस्य, जिसे चक्षु या नेत्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा है जनपद, आपका जन संपदा राजधानी, जिसे भुजा के रूप में जाना जाता है। चौथा है आपका दुर्ग, सुरक्षित राजधानी यानी भुजा के रूप में जाना जाता है। और फिफ्थ है आपका कोष यानी खजाना, सुख के रूप में जाना जाता है। और सिक्स्थ है आपका
दंड यानी बल, न्याय व्यवस्था का सेना जिसे मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। और अंतिम है आपका सेवंत मित्र, राज्य से बंधुत्व रखने वाली शक्ति यानी कान से संबंधित है। और तो अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख है, जिसमें युवराज को राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जो है कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कश्मीरी कवि जो क्षेमेंद्र द्वारा रचित कृतियों की बात करें तो इसमें एक तो कला विलास हो जाएगा और एक समय मातृका हो जाएगा। कला विलास और समय मातृका, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कला विलास जो है और समय मातृका वैश्य की आत्मकथा है। रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, दशावतार चरित, अवदान कल्पलता आदि रचनाएं कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। क्षेमेंद्र का जो टाइम पीरियड है 1000 से 86 ईसा पूर्व है और राजा 1000 से 1086 ईस्वी है और राजा अनंत व राजा कलश के समकालीन थे। संस्कृत में जितना साहित्य क्षेमेंद्र ने लिखा है उतना वेदव्यास के अतिरिक्त किसी ने नहीं लिखा है, इसलिए क्षेमेंद्र इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कुट्ट, ठीक है, कुट्ट नीमत यानी कुट्टनी मतम कामशास्त्र पर पुस्तक यह रचना 7वीं सदी ईस्वी में दामोदर गुप्त द्वारा लिखी गई थी। और प्रबोध चंद्रोदय यह रचना कवि कृष्ण मिश्र द्वारा लिखी गई थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्तान का सपना 1905 और अवरोधवासिनी 1929 नामक लघु कहानियाँ लिखी, जिनमें मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना की गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम रुकैया सखावत हुसैन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महिला समाज सुधारक बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुसलमानों में प्रचलित जो पर्दा प्रथा का आलोचना की थी और अपनी लघु कहानियों के माध्यम से किया था। और सुल्ताना का सपना 1905 और अवरोधवासिनी 1925 नामक लघु कहानी इनके द्वारा लिखी गई। इस कहानी में सुल्ताना नामक एक महिला की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नामक स्थान पर पहुंचती है। और लेडीलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और नए आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाओं को बादलों से बारिश को नियंत्रित करने और हवाई कारों को उड़ाने जैसे आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन व्यापक रूप से दक्षिण एशिया में महिलाओं की मुक्ति के अग्रदूत के रूप में जानी जाती है। इन्होंने 1910 में कलकत्ता में पहले मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। और कैथरीन मेयो एक अमेरिकी इतिहासकार थी। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है मदर इंडिया 1927 में है, जो एक विवादास्पद के रूप में जानी जाती है। यह पुस्तक भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर प्रहार करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।